नमस्कार भैया बहनों। अध्याय 1 का अगला टॉपिक विस्थापन अभिक्रियाएं। हमने इससे पहले संयोजन, वियोजन और इस प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी। आज हम विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ के जो परमाणु या समूह जो होते हैं वह अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं, उससे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु समूह का आना विस्थापन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनका स्थानांतरण होता है, वो अपने स्थान से हटकर किसी अन्य ऑफिस में स्थानांतरित हो जाते हैं और वहां को कोई बाबू चला जाता है तो वो स्थानांतरण कहलाता है। तो इस तरह पदार्थ के अंदर जो समूह या परमाणु अणु जो होते हैं वह किसी दूसरे परमाणु समूह को हटाकर उसकी जगह पर चले जाते हैं, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया ये 2 प्रकार की होती है। पहली विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। एकल विस्थापन यानी जिसमें एक तत्व का आदान प्रदान होता है, एक तत्व अपना स्थान परिवर्तन करता है, उसको हम एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्रिया कारक है जिसमें 2 तत्व है ए और बी, और एक क्रिया कारक है सी। अब ये जो है ये स्थान परिवर्तन कैसे करते हैं? अब यहाँ पर ये एक और ये हो जाएगा ए और सी, और जो बी है वो बाहर आ गया। तो आप देख रहे हैं ए भी एक क्रिया कारक है, सी एक क्रिया कारक है। ये जो सी है वो किसी एक को यानी इस बी को हटाकर उसके स्थान पर चला जाता है, तो उसको हम इस विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक तत्व या परमाणु का विस्थापन यानी इसने इसको हटाया, बाहर चला गया, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे CuSO4 प्लस, अगला है क्रिया कारक Zn, ये जिंक है। जिंक इसमें एक और कर सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को स्थानांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को हटा देगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर हट गया। तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो जिंक ने कॉपर को हटाया, उसके स्थान पर ये आपका ZnSO4 बन गया, कॉपर बाहर आ गया। तो एक तत्व का स्थानांतरित हुआ, इसलिए इसको एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान रखना, जो अधिक सक्रिय तत्व होते हैं वो कम सक्रिय तत्वों को स्थानांतरित कर देते हैं, उसकी जगह स्थान ले लेते हैं, इसलिए इसको एकल विस्थापन कहेंगे। अब आता है दूसरा, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन यानी जिसमें जिसमें इस प्रकार यहाँ पर एक तत्व होता है, इस तरह 2 तत्व आपस में स्थानांतरित होते हैं, उसको द्विविस्थापन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ये एक क्रिया कारक प्लस यह दूसरा क्रिया कारक। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तत्व है, इस प्रकार के जो तत्व है, अब यहाँ पर क्रिया कारक स्थानांतरित होंगे, तो यह यहाँ आ जाएगा और इसकी जगह पर चले जाएंगे। तो इस तरह ये हम दे सकते हैं। इस तरह से एक अभिक्रिया का निर्माण हो जाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर इसको ABCD नाम देंगे, AB प्लस CD इज इक्वल टू, अगर ये इसको रिप्लेस करता है तो इसकी जगह आ जाएगा, तो बनेगा AD प्लस CD। इस प्रकार का एग्जाम्पल, यानी इस तरह से तत्व का निर्माण होता है। लेकिन इसी को हम अभिक्रिया के रूप में अगर देखें तो अभिक्रिया हम यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि ये अभिक्रिया यहाँ आएगी और ये तत्व यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? BaSO4 प्लस NaCl
ये बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2NaCl। अब देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, B1 Cl2 Cl2 Na2 Na2 SO4 SO4। तो ये आपकी एक बैलेंस अभिक्रिया हो गई। और हमने पढ़ रखा है कि अभिक्रिया जो होती है बैलेंस लिखी जाती है तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो होता है तो वो बेरियम सल्फेट तत्व का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है और NaCl बन जाता है। तो यार देख रहे हैं कि 2 तत्व आपस में स्थानित हुए, इसने इस तत्व को हटाया और बेरियम इसको हटाया, दोनों ने अपना स्थान बदल। जैसे अगर कोई स्थानित होता है ऑफिस के अंदर, एक बाबू जाता है उसी स्थान पर दूसरा बाबू उसी जगह आ जाता है तो दोनों आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसको द्विविस्थापन कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और दे सकते हैं कि ये जो तत्व बना है ये इस प्रकार का एक यौगिक बना है जो अघुलनशील तत्व है, जो घुलता नहीं है। इसलिए ऐसे तत्व जो जल में अविलय होते हैं और इस प्रकार एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, अविलय पदार्थ का, जिसको एक्वस सॉल्यूशन के नाम जानते हैं, AQ, इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कौन सी भी कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह से ये एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। अब इसी के अंदर में एक चीज और समझा देता हूँ कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है, जब अभिक्रिया होती है तो उसमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वे अभिक्रिया जो आप अभिकारक जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें से उष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे घर के अंदर देखा होगा दीपावली के समय आपने कि चूने के पत्थर में जब पानी डालते हैं तो उसमें से उष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया को पहचानना हो तो उसके पीछे प्लस का चिन्ह लगा होता है, प्लस एनर्जी, यानी जिसके अंत में प्लस ऊर्जा लिखा होता है वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जिनके पीछे माइनस का चिन्ह होता है, माइनस एनर्जी लिखी होती है, ये माइनस ऊर्जा लिखा होता है, वह जो अभिक्रिया कहलाती है वह अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी ये पाई जाती है, लेकिन आपकी किताब में साथ में दे रखी है कहीं पे, इसलिए मैंने बताया अलग से नहीं दे रखी है। तो इस प्रकार उष्माक्षेपी और उष्माशोषी के बारे में हमने बात की थी। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहे तो हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जिससे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से Na(N2) प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3 प्लस एनर्जी। ये जो अभिक्रिया भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसलिए बैलेंस करना है तो यहाँ पर आप 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 2। तो ये जो अमोनिया बनने की अभिक्रिया है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होना है। क्यों, कैसे पहचानोगे कि पीछे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसी तरह उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए भी हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2 माइनस एनर्जी। तो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है, जहां पर उष्मा का शोषण होता है। जैसे कई बार आप बेंजीन को अपने हाथ में डालते हैं तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसने आसपास की उष्मा का अवशोषण कर लिया है। इस तरह उष्माक्षेपी और शोषी अभिक्रिया भी आपके चैप्टर में कहीं दे रही, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन मुख्य रूप से आपने अभी पढ़ी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण मैंने उसी के साथ बता दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। इसी तत्व के साथ अभिक्रिया जो होती है उष्माक्षेपी और शोषी भी होती है, अगर आ जाए इसलिए जानकारी दे दी। तो इस तरह ये उष्माक्षेपी और शोषी और अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद में बातचीत हुई। एक अभिक्रिया और है, वो भी बता देता हूँ, जिससे कि अपना लास्ट में छोटा टॉपिक रहेगा। एक अभिक्रिया और होती है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो आपस में अभिक्रिया कर जल और लवण का निर्माण करती है, उसको हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे लवण व जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल्स के द्वारा समझाता हूं। जैसे एग्जांपल में अम्ल और क्षार है, तो ये HCl ये एक अम्ल है, और क्षार NaOH एक क्षार है। ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया। अभी आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। तो ये लवण बन रहा है NaCl
ये लवण बन गया और प्लस लवण और जल बन रहा है, ये जल बन गया। तो आप देखेंगे NaCl और H2O ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ये आपका क्या है, लवण, ये क्या है आपका जल। तो इस तरह हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया को जिसमें लवण और जल बनता है उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखना। और ये शाश्वत सत्य नियम है कि जब भी कोई हम लोग आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल ही बनाएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं बनेगा। इसलिए आप ऐसी अभिक्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वो अभिक्रियाओं के अंदर लवण और जल का निर्माण ही होगा। ये लवण और जल बनते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं बनता है। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आज हमने विस्थापन में एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उष्माक्षेपी, शोषी और उदासीनीकरण इन अभिक्रियाओं की चर्चा कर ली। हम अगले जो वीडियो है उसके अंदर पीछे बची दो अभिक्रियाएं, 3 अभिक्रियाएं और 2 छोटे टॉपिक है वो पढ़ के इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।